हर बुखार डेंगू होता है? जरूरी नहीं। जब हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के बाद जब तक रिपोर्ट आती, उसके बीच में पेशेंट और फैमिली को क्या करना चाहिए? सिंपल मेडिकेशन बुखार के लिए अवेलेबल है मार्केट्स में, पैरासीटामोल। कोरोना वायरस से हम जैसे ग्रस्त हुए थे, अब कुछ केसेस हम रिसर्जेंस के देख रहे हैं। क्या इससे हमारे को बहुत घबराने की जरूरत है? अभी इतना सिवियर रूप में कोविड नहीं देखा गया। इट इज अ सब वेरिएंट ऑफ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वायरस। ब्रेक बोन फीवर इज डेंगू, जॉइंट्स में दर्द चिकनगुनिया, और तीसरा साइक्लिकल शिवरिंग के साथ फीवर आना मलेरिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एक्सपर्ट डोज। आई एम डॉक्टर राजीव और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड में। इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं हमारे मॉनसून फीवर्स के बारे में। हर साल बारिश आती है, हमें गर्मियों से राहत देती है, लेकिन उसके साथ वो लाती है कई सारे तेज फीवर, कई सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, जिनको हमारे को हर साल उसी तरीके से झेलना पड़ता है। ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे कि इन मॉनसून फीवर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इनको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत कॉमन डिजीज़ होती हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इनको कैसे अलग अलग हमारे को डिफरेंशिएट करना है, कैसे हमारे को टाइफॉइड, कॉलरा या बाकी और वाटरबॉर्न डिजीज़ेज़ को आइडेंटिफाई करना है, कब डॉक्टर के पास फटाफट जाना है, क्या घर पे कर सकते हैं, और कैसे सबसे पहले अपनी फैमिली को या अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या आप खुद अपने लिए या अपनी सोसाइटी में इसको आइडेंटिफाई करके एक चैम्पियन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी एक हैं तो ये एक एपिसोड आपके लिए मॉनसून फीवर्स में टूल किट का काम करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर पंकज रिलान फ्रॉम सर्वोदया हॉस्पिटल्स। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर राजीव फॉर हैविंग मी हियर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मॉनसून फीवर्स के बारे में, और आई थिंक ये बहुत उपयुक्त टाइम है क्योंकि इसी वक्त धीरे धीरे करके जैसे जैसे मॉनसून और तेज होएगा और विकराल रूप में आएगा, फीवर्स बढ़ते जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग विथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन तीनों के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डर फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा फीवर हैं जो ओपीडी भर देते हैं, आईपीडी भर देते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हम इनको कैसे सिम्टोमेटिकली आइडेंटिफाई करें, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि हम उमन तीनों आपस में घुल जाते हैं। पता नहीं लगता कौन से फीवर के साथ, कितनी चिल्स के साथ, कितने रिगर के साथ, कौन से दर्दों के साथ कौन सा फीवर है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आपने बड़ी एप्रोप्रिएट टाइम पे ये डिस्कशन रखा है। एंड हमारा जो देश है, आवर कंट्री, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, एंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर चारों मौसमों में फील करने को मिलते हैं, जिसमें से मॉनसून बारिश सुहावना भी लगता है, लेकिन उतना ख़तरनाक भी होता है। हमें केयरफुल रहना है। हमें अगर इसके अंदर कुछ भी बुखार या कुछ भी तकलीफ़ होती है, उसको हल्के में नहीं लेना है। इस टाइम पे आने वाले बुखार हमारी ओपीडी में रश बहुत बढ़ा देते हैं। प्रमुख रूप से जो बुखार आते हैं, बेसिकली हमारे पास डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यही रूप में देखे जाते हैं। अब होता क्या है कि मरीज़ या उनके रिश्तेदार अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जिनको वो लक्षण कभी रहे हों, एक सेल्फ डायग्नोसिस सा बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये एक डेंजरस चीज़ होती है। अब उससे कैसे बचा जाए? बहुत सिंपल है। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इन सब डिजीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कॉमन ग्रुप में रखा, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल फीवर सिंड्रोम्स। लक्षण लगभग सबके सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, और उन्हीं लक्षणों को हमने आइडेंटिफाई करना है। लेते हैं जैसे डेंगू को। डेंगू शुरुआत बुखार के साथ होता है, शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द, माइल्जियाज होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है। टिपिकली आपके सर में भारीपन, सर में दर्द और आँखों के पीछे दर्द होता है। तो ये जो मैंने आखिर में जो चीज़ें बताई आपको, रेट्रोऑर्बिटल पेन और हेडेक्स,
और bone pains, these are classically seen in dengue and probably that's the reason why it's called breakbone fever, हड्डी तोड़ बुखार। अब शुरुआत में क्योंकि है तो ये अल्टीमेटली वायरल डिजीज़, तो वायरल के जैसे लक्षण होते हैं, तो अपने मरीज़ को अपने पुराने एक्सपीरियंस या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर नेबर्स या फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है जी इस टाइम पे हमें ये वायरल बुखार ही हुआ है। कुछ हद तक ठीक होते हैं क्योंकि डेंगू एक वायरस है, पर अगर तबीयत ठीक नहीं होती है सिंपल OTC ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयों से, तो आपको निश्चित रूप से अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, डेंगू के अंदर आपको कुछ लक्षण मिलेंगे जैसे कि बुखार जो बहुत तेज़ रहे, पैरासीटामोल या और कुछ गोलियों से ना उतरे, या फिर आपको डेंगू के अंदर मिलने वाले फीचर्स जैसे कि मैंने बताए, शरीर में दर्द, बदन में दर्द, आँखों में दर्द, ये हो। आगे चल के बुखार ना ठीक हो और उसके कुछ डेंजर साइंस होते हैं, यदि वो आपको दिख रहे तब तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ब्लीडिंग होना, बेहोशी छाना। ब्लीडिंग में आपको प्रमुख रूप से एपिस्टैक्सिस यानी नाक से नक्सीर फटना, दांतों से मसूड़ों से खून आना, पेशाब लाल रंग का आना, आपको लैट्रिन के रास्ते काली लैट्रिन आना या फिर सुर्ख खून आना, शरीर पे छोटी छोटी लाल चपकियाँ सी भी पड़ती हैं। और ये कुछ आपको शरीर हिंट दे रहा होता है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और एक टाइम रहता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक माध्यम है ऐसा जिसको डॉक्टर आपके सिम्टम से कोरिलेट करके आपको एक डायग्नोसिस बता सकते हैं, और डायग्नोसिस के हिसाब से फिर हम आगे मेडिकेशंस और डिजीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ब्लीडिंग होना प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है पूर्ण रूप से। और प्लेटलेट्स क्यों कम होती हैं डेंगू के अंदर? क्योंकि डेंगू वायरस जो है हमारे शरीर में जाके जहाँ प्लेटलेट्स बनती हैं वहाँ पर उस फैक्ट्री को, बोन मैरो को शट डाउन कर देता है, तो नई प्लेटलेट हमारे शरीर में नहीं आती हैं। उनके साथ साथ WBC काउंट्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को देखते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। इसी वजह से हमें बुखार, हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती है और ब्लीडिंग्स के कुछ लक्षण होते हैं। कुछ खतरनाक चीज़ें जो डेंगू में दिख जाती हैं जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं, उनमें से एक बेहोशी छाना, वॉमिटिंग्स होना, ब्लीडिंग होना प्राइमरीली, और शरीर में पानी इकट्ठा होना विभिन्न अंगों में, पेट फूलना, सांस चढ़ना, ये है। इनको हम डेंगू के वार्निंग साइंस कहते हैं। ये अगर लक्षण हैं तो निश्चित रूप से आपको देरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, एंड यू हैव टू मीट योर डॉक्टर इमीडिएटली। अब टेस्ट इसके अंदर 2-3 तरीके के होते हैं डेंगू के अंदर। अगर आपके शुरुआत के 3-4 दिन के अंदर बुखार के अंदर आप टेस्ट करवाना चाहें, सिंपल टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, वो आपको एक आइडिया सा दे देता है आपके डॉक्टर को और आपको भी कि अंदर सिचुएशन क्या है। डेंगू के लिए डेंगू NS1 एक टेस्ट होता है, IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं। शुरुआत बुखार के 3 से 4 दिन के अंदर आपको अगर टेस्ट करना है तो आपके डॉक्टर आपको मोस्टली NS1 एंटीजन रिकमेंड करते हैं, और 4 या 5 दिन के बाद अगर हम टेस्ट करने पे जाते हैं तो हम वहाँ पर IgM एंटीबॉडीज़ का उपयोग करते हैं। कभी बीच में ऐसा होता है मरीज़ के लक्षण तो डेंगू की तरफ पिन पॉइंट कर रहे होते हैं लेकिन टेस्ट में नहीं आता है। ऐसे सिचुएशन में हम कुछ दिनों बाद हम ये टेस्ट रिपीट करते हैं, और टेस्ट से ज़्यादा हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं, मरीज़ के लक्षणों को ट्रीट करते हैं, और फिर हम बाकी के ट्रॉपिकल डिजीज़ जैसे कि चिकनगुनिया में जाते हैं या मलेरिया के बारे में सोचते हैं। अब बात करता हूँ मैं चिकनगुनिया की, तो उसके अंदर ये सब लक्षण तो होते हैं, लेकिन चिकनगुनिया का जो वायरस होता है आपके जोड़ों को बहुत परेशान करता है। जोड़ों में आपके खूब दर्द होता है, आपको मतलब इतना दर्द होता है काफ़ी मरीज़ों को कि आप अपने जोड़ बुखार उतरने के बाद भी जोड़ों के दर्द से ग्रस्त रहते हैं। रिएक्टिव अर्थराइटिस कहा जाता है इसको मेडिकल टर्म में, या पोस्ट वायरल अर्थरालजिया हम कहते हैं इसको। ट्रीटमेंट बेस्ड होता है चिकनगुनिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन में, कि आपका हमने डायग्नोसिस किया, सिंपल इन्वेस्टिगेशंस प्लस चिकनगुनिया के लिए IgM करते हैं हम। सीरोलॉजिकल टेस्ट ही होते हैं बेसिकली, ये ब्लड के टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। और इसके अलावा प्लेटलेट्स का कम होना, TLC का कम होना, ये चिकनगुनिया इन्फेक्शन में भी देखा जाता है। चिकनगुनिया डेंगू से थोड़ा सा इस तरीके से फ़र्क करता है कि ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर चिकनगुनिया के अंदर आपको बेसिकली रेस्ट ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके जोड़ आपको अलाउ नहीं करेंगे मूव करने के लिए इधर उधर। जोड़ों की दर्द की वजह से मरीज़ अक्सर बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, बट मैं अपने पेशेंट्स को इंकरेज करता हूँ कि आप अपनी लिक्विड्स की क्वांटिटी अच्छी रखें, हल्का खाना खाएं, खाना ज़रूर खाएं। ये भी एक मिथ है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा।
कहा जाता है कि डेंगू और चिकनगुनिया में लिक्विड्स ही लिक्विड्स लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मरीज़ कुछ खा पी नहीं पा रहा होता, कुछ अंगों में सूजन आई होती है, उसका मुंह का स्वाद ख़राब होता है, लिवर में सूजन होती है, पेट में गैस्ट्राइटिस होती है। इस वजह से मरीज़ की खुराक बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हम थोड़ा सा एंकरेज करते हैं पेशेंट को कि आप एटलीस्ट लिक्विड्स लीजिए। बट ऑल सेड ऑल डन, सिर्फ लिक्विड्स लेने से काम नहीं चलता है। अगर आपको भूख लग रही है, आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं। ये एक मिथ है कि आपको केवल लिक्विड्स लेनी है, आप सॉलिड्स भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत अनुसार। चिकनगुनिया के अंदर ट्रीटमेंट पे हमें फोकस करना होता है आफ्टर द पेशेंट इज़ टोटली cured of the illness, about his joint pains and rehabilitation. Some patients, ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि some patients do need rehabilitation after getting treated from chikungunya. फिजियोथेरेपी, NSAIDs, बट केयरफुली अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लोगों को दवा लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयाँ केमिस्ट पे अवेलेबल हैं पर ये हानिकारक होती हैं, डेंगू या चिकनगुनिया पर से में भी और इनके बाद में भी। जैसे कि नीमोसोलाइड, जैसे कि डाइक्लोफिनैक, दर्दों में तो डेफिनेटली ये आपको आराम देगी और बुखार तोड़ने में बहुत अच्छा मदद करेगी, पर ये दोनों आपकी प्लेटलेट्स को भी कम करती हैं, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया में बहुमूल्य सी हो जाती हैं आपके लिए। सो इसका हमें खास ख्याल रखना है और अपने डॉक्टर से सलाह करके ही दवा लेनी है। राइट टाइम टू टेक द मेडिसिन एंड विच मेडिसिन हैज़ टू बी टेकन एंड व्हेन। तो ये आपने जो डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बोला, अगर बहुत सरलता से मैं 2 सेंटेंस में दोनों को बोलूँ, लोगों हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, डेंगी है आपका ब्रेक बोन फीवर। Absolutely. और फीवर आता है और आपको डिहाइड्रेशन और जैसे हम पढ़ते थे शॉक सिंड्रोम और हेमरेजिक फीवर, वो सारी चीज़ें होता है। अगर आपने वार्निंग साइंस भी बताए, अगर उल्टी वाली फीलिंग आए या उल्टी लगे या आपको लगे सूजन आ रही है, तो एकदम अपने डॉक्टर से फटाफट आप कांटेक्ट करें, बिना देरी करें। दूसरा आपने बोला चिकनगुनिया कि वो जॉइंट क्रिपलर है, कि वो जॉइंट्स में इतना दर्द कर देता है कि इवन जब चिकनगुनिया का फीवर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी कई हफ्ते, महीनों में भी साल दर्द लोगों में रहता है। तो ये इन दोनों के डिफरेंशिएटर्स हैं। लेकिन अगर जरा सा भी वार्निंग साइन जो आपने बताए अगर वो लगें तो एकदम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा पुराना साथी रहा है, मलेरिया। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आपने ये बात सही कही, पुराना साथी। मुझे याद है मैं जब सेकेंड ईयर MBBS में था तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन 3rd ईयर में और 2nd ईयर में हमारे पास आती है। हमारे पास गाइडलाइंस हुआ करती थी उस टाइम पे, एनी फीवर अनटिल अनलेस डायग्नोज्ड अदरवाइज शुड बी ट्रीटेड एज मलेरिया। सो मलेरिया हमारे देश में काफ़ी पुराना रहा है। हालांकि मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, इट्स नॉट अ वायरल इलनेस। एंड मलेरिया का अपना एक पैटर्न होता है बुखार का, एंड बुखार आएगा, साइक्लिक पैटर्न शो करता है, कभी एक दिन के अंतराल के बाद आएगा, समटाइम्स इट अफेक्ट्स आफ्टर एवरी 48 आवर्स और 2 डेज़। एंड इसके अंदर क्लासिकली ना आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले मरीज़ को ठंड लगेगी, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर पसीने आएंगे, बहुत ही क्लासिकली दिखता है। अब ये इसके पीछे बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अंदर मलेरिया जो पैरासाइट है, अंदर आपको मस्कीटो ने काटा, मैं ये नहीं इसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे काटा, क्यों काटा, कब काटा, काट लिया। पैरासाइट आपके शरीर में आया, आपके RBCs के अंदर खूब पनपा, कुछ जाके आपके लीवर में छिप जाते हैं और वहाँ पर डॉर्मेंट होके बैठ जाते हैं। और जो RBCs के अंदर हैं, जब RBCs के अंदर वो पनप रहा है पैरासाइट, उसका बड़ा हुआ, RBC फटी और वो बाहर निकला, उस टाइम पे मरीज़ को बहुत सीवियर शिवरिंग होती है। हालांकि एक टाइम पे कहा भी जाता था, अगर आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे, ट्राई टू टेक द ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट एट द टाइम ऑफ शिवरिंग, यू विल डेफिनेटली मेक अ डायग्नोसिस। ये हमारे प्रोफेसर्स हमसे कहा करते थे। और इसके अलावा मलेरिया के अंदर काफ़ी अंग इन्वॉल्व होते हैं, आपके किडनीज तक को असर करता है, आपके हीमोग्लोबिन को असर करता है, ब्लीडिंग देखी जाती है इसके अंदर भी, लेकिन थोड़े अलग रूप से देखी जाती है। और शरीर में दर्द तो डेफिनेटली देता है, पर क्लासिकल इसके फीचर्स हैं, अगर आपको ठंड लगे, बुखार आए, पसीने आए और मौसम है ऐसा जिसके अंदर मलेरिया के मच्छर आपको मिलते हैं, तो आप सोचेंगे इसको और अपने डॉक्टर से डेफिनेटली। आइडेंटिफिकेशन बहुत तरीके हैं, रैपिडली हम रात के किसी टाइम भी या दिन के किसी टाइम भी
मलेरिया टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं मोस्टली पैथोलॉजिकल लैब्स में, हम रैपिड किट से टेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम पेरिफेरल स्मीयर, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट, एक ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट ही उसके अंदर देख के कौन सा प्लाज्मोडियम है, कौन सा इसका पैथोजन है, कौन सा इसका सब टाइप है 4 में से जो हमारी कंट्री में मिलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे। दवाई मलेरिया की पर से है और जितनी जल्दी होनी शुरू कर दी जाए बेटर है। सो अर्ली टू डायग्नोज एंड अर्ली टू स्टार्ट सो दैट द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड। कुछ इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक सब टाइप है जिसके जो डॉर्मेंट फॉर्म्स होते हैं हमारे लीवर में जाके छुप जाते हैं, उनको भी हम मारने के लिए एक स्पेशल दवाई एक है हमारे पास, बहुत पुरानी साथी है वो भी हमारी, हम उसको देते हैं। वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट सो वो भी हमें देना होता है। एंड कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें वो दवाई नहीं देनी चाहिए, जैसे G6PD डेफिशिएंसी में। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ द पेशेंट इज हैविंग G6PD डेफिशिएंसी, यू डोंट हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इन दैट, नहीं तो इट कुड बी ग्रीवियस। दवाइयों के अलावा हाइड्रेट अपने आप को अच्छे तरीके से रखना चाहिए। खाना जितना आप खा पाएँ, जो खा पाएँ, थोड़ा बहुत वो खा लेना चाहिए। सिंपल खाना ही कंसिडर। ठीक है, नहीं आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्पेशली अभी हमारे जो ऑडियंस है वो बड़े प्यार से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के बीच में फ़र्क क्या है। और बहुत सिंपली टू रिपीट इट, ब्रेक बोन फीवर इज़ डेंगू, जॉइंट्स में दर्द चिकनगुनिया, और तीसरा साइक्लिकल शिवरिंग के साथ फीवर आना मलेरिया। और ये तीनों को आपने जिस सरलता से समझाया, सो थैंक यू सो मच। इसका हमने टेस्टिंग के बारे में भी बात कर ली, हमने सिम्टम्स के बारे में भी बात कर ली, और हमने वार्निंग साइंस के बारे में भी बात करी कि कैसे हमारे को अगर डेंगू आएगा तो हमारे को आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, इससे पहले स्थिति बिगड़े। सिमिलरली फॉर चिकनगुनिया, ज़्यादा दर्द होए, मॉनसून सीज़न है, मलेरिया का भी वही है कि मॉनसून सीज़न है, ज़रा सा भी फीवर लगे आप फटाफट टेस्ट कराएं, डॉक्टर से बात करें और उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। और ट्रीटमेंट लेते वक्त भी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, बिकॉज हो सकता है कि आपको एक आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा भी हो सकता है, दूसरे के बाद तीसरा भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के बाद जब तक रिपोर्ट आती है, उसके बीच में पेशेंट और फैमिली को क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार टेस्ट करा के रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है तीनों के लिए। तो उस बीच में क्या दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए? ऑफ कोर्स डॉक्टर से तो बात करके ही काम करना चाहिए, बट अमूमन जो फैमिली है वो उस बीच अपने फैमिली मेम्बर का कैसे ख्याल रखें? सो बेसिकली हमने जब बात शुरुआत करी थी, एंड सब जानते ही हैं हम, बुखार है। बुखार के अंदर हम जो सिंपल चीज़ें करते हैं हमें वही करनी चाहिए। सिंपल मेडिकेशन बुखार के लिए अवेलेबल है मार्केट्स में, आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे पैरासीटामोल है, अनटिल अनलेस आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वेरियस अदर मेडिकेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन लेट अस स्टिक टू द सिंपल ऑलवेज। एंड पैरासीटामोल इन सब में सेफेस्ट, बिकॉज सेफेस्ट इसलिए मानी गई है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कम हैं। कुछ और भी दवाइयाँ हैं, आइबुप्रोफेन के कॉम्बिनेशंस हैं, निम्बुसोलाइड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, दिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्लेटलेट कम करती हैं, तो ऑब्वियसली हमें सतर्क होकर चलना चाहिए। इसके अलावा सिम्टम्स के हिसाब से हम अपना मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। अगर नौजिया लग रहा है, काफ़ी एंटासिड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का कुछ डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और टेक्स्ट में भी डॉक्यूमेंटेड है, हम यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड्स, डाइट पे अपना बहुत ध्यान देना है। लिक्विड्स हमें अच्छे तरीके से लेने हैं, डाइट हमें बिल्कुल लाइट रखनी है। और अगर वार्निंग साइंस हैं तो हमें अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या डॉक्टर से कनेक्ट होना है। ठीक है, उसका रिपोर्ट आने तक फिर हम अकॉर्डिंगली मेडिकेशंस कर सकते हैं। अब इसके अलावा डॉक्टर राजीव, मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, एंड ऑडियंस का ध्यान लाना चाहूँगा टुवर्ड्स सम स्पेशल कंडीशंस। भाई अब बीमारी ये तो देखती नहीं कि ये स्वस्थ इंसान है या इसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ यानी पहले से बीमारियाँ तो नहीं हैं, जैसे कि डायबिटीज़ कुछ लोगों को होता है, या फिर कुछ मरीज़ों को कार्डियक इलनेस भी होती है। डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस ये देखी जाती हैं कि मरीज़ की डाइट तो कम हो जाती हैं, बट वो डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी डायबिटीज़ की दवा लेता है। मैनी टाइम्स इट हैज़ हैपेंड इन माई एक्सपीरियंस कि इमरजेंसी में और ओपीडी में पेशेंट को हमने हाइपोग्लाइसीमिया में रिसीव करा है। हाइपोग्लाइसीमिया माने लो शुगर्स के साथ रिसीव करा है, क्योंकि डाइट तो डिक्रीज़ हो गई पर उन्होंने दवाई बड़ी शिद्दत से ली, क्योंकि वो बिल्कुल डेफिनेटली मतलब आतुर थे अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए। देयर आर सम कार्डियक कंडीशंस
जैसे कि CAD। कुछ लोग इस कंडीशन में खून पतला करने की दवा जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और 2-3 और दवा हैं वो भी लेते हैं। और मरीज़ हमसे पूछता है कि सर मेरा डायग्नोसिस तो हो गया है, तो क्या हमें खून पतला करने वाली दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी प्लेटलेट्स कहीं ना कहीं खून पतला होता है हमारा और प्लेटलेट्स कम होती हैं। एक पर्टिकुलर लेवल तक हम पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं टू कंटिन्यू, पर अगर उससे नीचे फर्दर प्लेटलेट जाती हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए एंड अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि भाई अब मुझे रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए और कब तक रोकनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आई थिंक टू टेक अवे फ्यू पॉइंट्स, आपने जो बात बोली, फिर से डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपको और भी अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि कई आपकी दवाइयाँ चल रही होंगी जो कि ज़रूरी हैं, बट डॉक्टर के साथ बात करके उसकी डोसेज को थोड़ा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो प्लेटलेट कम होने की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, हार्ट, डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ में। आपने ये भी बोला कि आप अपना हाइड्रेशन पूरा रखें और उसमें हमें ORS, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें भी लेनी चाहिए। हाइड्रेशन इज़ नॉट जस्ट वाटर। तीसरा, खाने में आपने बोला कि लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड, तीनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आपको जो सहूलियत होए, क्योंकि उस टाइम पे नौजिया होता है और खाने का मन कम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्पाइसी खाना, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें जो गैस्ट्राइटिस कर सकती हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा नियंत्रण में खाएं। Absolutely. और डॉक्टर से पूरे टाइम कांटेक्ट में रहे। ज़रा सा भी लगे कि स्थिति बिगड़ रही है तो हॉस्पिटल जाने में बिल्कुल ना कतराएं, वो आपकी जान बचा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, जो हमारे, आपने जैसे बोला ट्रॉपिकल फीवर्स जो थे, वाटर बॉर्न डिजीज़ विच आर टाइफाइड, कॉलेरा एंड अदर्स, तो या हैजा बोलते हैं जिसको, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। मौसम बदलता है, मौसम हो जाता है सुहावना, गाड़ी की खिड़कियां हो जाती हैं नीचे, मरीज़ या कोई भी प्रोफेशनल, और अगर हम लोग भी अपने घर जाते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, कुछ खास हो जाए, तो मैंने एक बात कही आपसे अभी, इसके ऊपर गौर करिएगा। मौसम खुशनुमा हो जाता है, गाड़ियों की खिड़कियां हो जाती हैं नीचे, तो जो वेंडर्स होते हैं आसपास, जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ओपन रेस्टोरेंट्स, बेसिकली पकवान की खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है और वो हमें खींचती है अपनी तरफ। मौसम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, पानी हर जगह से आता है, पानी अपने साथ लेके आता है कुछ बीमारियाँ, क्योंकि पानी वो इतना साफ़ होता नहीं। और ये जो एनवायरनमेंट होता है अभी इस टाइम पे, एक टेम्परेचर भी है, हवा में नमी भी है, ये बैक्टीरियाज के लिए, फंगल के लिए बड़ा एम्बिएंट एनवायरनमेंट होता है, बड़ा कंड्यूसिव होता है उनकी ग्रोथ के लिए। इसीलिए इस टाइम पे वाटर बोर्न डिसऑर्डर्स जैसे कि सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या टाइफाइड या समटाइम्स कॉलेरा, इवन हैज़ा भी देखा जाता है। सो आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आप कहाँ से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं। घर पे भी मैं ये कहता हूँ कि आप अगर एक दिन पुरानी बनी हुई चीज़ है और मौसम बरसात का है, मानसून मौसम है, तो आप अवॉइड करें। मेक फ्रेश, ईट फ्रेश। बाहर भी अगर हमें खाने का मन करता है, अगर हम खाते हैं, मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट फ्रॉम, वेयर यू ईट फ्रॉम एंड व्हाट यू ईट। बी कॉन्शियस। गोलगप्पे के ठेले की तरफ जाते हैं, गोलगप्पा खाया, हार्मफुल क्या है? पानी। समोसे की दुकान पे गए, पकौड़े की दुकान पे गए, पकौड़ी खाई, समोसे खाई, हार्मफुल क्या है? अब आलू तो तल गया, पकौड़ा तो तल गया, हार्मफुल क्या है? मैं खराब ऑयल की क्वालिटी के बारे में नहीं बोलूँगा यहाँ पर। चटनी हरी, क्या वो अच्छे तरीके से जो आलू उसमें डले हैं, जो वेजिटेबल्स उसमें यूज़ हुई हैं, क्या वो वॉश्ड है कि नहीं है? किस तरीके के पानी से वॉश्ड हैं वो? चटनी जो बनी है, क्या वो धनिया या जो भी उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, हैव दे यूज्ड इट नाइसली, हैव दे वॉश्ड इट नाइसली? क्या जो सर्व करने वाला है उन्होंने हाथ अच्छे तरीके से धोए हैं? क्या आपने अपने हाथ अच्छे तरीके से धोए हैं? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट, वेयर फ्रॉम यू ईट एंड किस तरीके से आप खा रहे हो। क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे मैं अपने मरीजों को कहता हूँ, यानी दस्त सिंपल या हैज़ा या पेट की कोई भी तकलीफ हो, 3 कारण है मोटा मोटी,
या तो आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, आपका खाना ख़राब है, या आपका पानी कंटामिनेटेड है, पानी ख़राब है, या आपके हाथ ख़राब है। चौथा कोई कारण इसके अंदर बन के आता नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट फ्रॉम। पानी भी अगर घर पे पीते हैं और हमें पता है कि बाहर मौसम ख़राब है, RO या फिर बॉयल करके पिएं। ट्रैवलिंग के टाइम पे कोशिश करके खुले जगह से पानी ना लेने के बजाय बॉटल्ड वाटर पिएं, सील्ड वाटर पिएं। ये कुछ ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया। आई थिंक ये बड़ा आपने संक्षिप्त तरीके से जो बताया, खाना रोके ना, जैसे आपने कहा मौसम अच्छा है, अपने मन को पूरे से संतुष्ट करें, गोलगप्पे खाएं, बट गोलगप्पे कोशिश करें घर पे खाएं, घर पे बनाएं। समोसे खाने हैं तो चटनी ना खाएं। तो बेसिकली जो चीज़ पक गई है वो खाएं, जो चीज़ खाली बिना पके और ठंडी अगर आपको मिल रही है एक दिन बाद की तो ना खाएं। इसी से आपको फीवर, टाइफाइड, कॉलेरा और बाकी सारे बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो आई थिंक जितना बचाव करें उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऐसा नहीं है कि ये रूरल एरिया में होगा या अर्बन एरिया में होगा, ये उतना ही प्रेवलेंट है गाँव में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, गांव में, और उतना ही शहर में। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि पानी और हम कहाँ से क्या खा रहे हैं वो सबके लिए बराबर है आज के टाइम। बिल्कुल। रिसेंटली ही मेरे पास एक पेशेंट एडमिट होके गए थे। वो अपने इंस्टीट्यूशनल कैंटीन से खाना खा रहे थे एंड 1-1.5 हफ्ता वहाँ खाया खाना, क्योंकि मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। सो जो पेशेंट थे उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशनल कैंटीन से खाना खाया कुछ एक दिन, एंड फीवर, दस्त, पेट खराब के साथ में हमारे हॉस्पिटल में आए थे। इन्वेस्टिगेट किया, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हमारा टाइफाइड के लिए, ब्लड कल्चर, विडाल, हमने वो टेस्टिंग करी एंड हमारा डायग्नोसिस टाइफाइड बना। ठीक है डॉक्टर पंकज, अब अभी तो हमने वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बात करी। अब 2 सिंपल सवाल इन सब के लिए या कैटेगरी के लिए। पहला कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए, दूसरा आपने जैसे टाइफाइड के लिए बताया विडाल, तो और भी कोई अगर टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ताकि लोग उसको ज़्यादा अपनाएं, और तीसरा कि इनका ट्रीटमेंट एटलीस्ट फ्रॉम अ होम रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू क्या स्टार्ट करें बिफोर सीइंग अ डॉक्टर। आपने अगर मरीज़ ने अगर बाहर का खाना खाया, आपको लूज टूज, वॉमिटिंग्स, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये कुछ लक्षण हैं जो आपको हो रहे हैं, इनके साथ फीवर अगर आता है आपको चिल्स की वजह से, विदिन 2 डेज़ मोटा मोटी अगर 2 दिन या 3 दिन बाहर का खाना के बाद में आपको ये लक्षण होते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्रोबेबली दिस इज़ फूड पॉइजनिंग। एंड अगर आपको 48 घंटे के बाद ये लक्षण आते हैं बाहर का खाने के बाद, तो आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भाई दिस इज़ एन इन्फेक्शन। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम सब काफ़ी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं एंड हमें एंटीबायोटिक्स का भी थोड़ा सा ज्ञान है, समझ है, पर वो कहीं ना इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट ज्ञान हार्मफुल रहता है। पहले के अगर 2 दिन अगर आपको लूज टूल्स, वॉमिटिंग्स हो रही हैं और आपने 2 दिन पहले ही कुछ बाहर का खाया है, मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से और टेक्स्ट के हिसाब से भी आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। आपको करना क्या है, लूज टूल्स में यू आर बेसिकली लूजिंग वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। दस्त के रूप में आप पानी खो रहे हैं अपने शरीर का। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपने वॉमिटिंग की टैबलेट लेनी है। और हाइड्रेट कैसे करेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप ORS ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप नींबू शिकंजवी ले सकते हैं। लिक्विड्स की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें। डाइट पे अगर आते हैं, गिव योर टमी, गिव योर स्टमक बेसिक सिंपल फूड। हाँ, अगर आप पचा पा रहे हैं सिंपल फूड भी, तो आप नॉर्मल दाल, रोटी, सब्जी भी खा सकते हैं, बट मेक श्योर इट इज़ नॉट स्पाइसी। हाइड्रेशन इसमें प्राइमरीली मैं नंबर 1 पे ही रखना चाहूँगा। वो आप चाहे नारियल पानी, नींबू शिकंजी, ORS जिस रूप से भी करना चाहें। रादर आई वुड सजेस्ट कि इस मौसम में तो ORS के 1-2 पैकेट आपके घर पे होने चाहिए। WHO ORS मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, उसके लिए तो खैर आपको डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लूज टूल्स और बाकी सिम्टम्स वर्सन होते हैं अगले आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर पे सलाह लेनी चाहिए, जाना चाहिए। और एज़ पर योर सिम्टम्स उस टाइम पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको इन्फेक्शन कितना है और
डिहाइड्रेशन कितना है, बिकॉज उस टाइम पे मेरे सामने अगर मरीज़ आएगा, मेरे पास 2 पार्ट होंगे ट्रीटमेंट के, हाइड्रेशन करना और उसका इन्फेक्शन कम करना। इन्फेक्शन के लिए तो एंटीबायोटिक्स डू देयर पार्ट, हम पेशेंट के हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर करने के लिए उसको आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं, बट स्टिल आई स्टिल रिकमेंड माई पेशेंट्स टू टेक एज मच ओरली एज दे कैन। चाहे उनसे आधा कप करके ORS पिया जाए या नींबू शिकंजी पिए जाए या होममेड जूसेस पिए जाएं, लेकिन लेते रहें थोड़ा सा। और अगर आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ है, आप बस, या आप BP के मरीज़ हैं, तो आप अपनी डायबिटीज़ की दवा लेने से पहले शुगर ज़रूर चेक कर लें कि भाई आप दवा लें डायबिटीज़ की जो कि आप नित्यनेम से लेते हैं, वो आपकी शुगर लो ना कर दे। और अगर आप BP की दवा लेते हैं, ऐसा ना हो कि BP आपका पहले ही कम चल रहा हो डिहाइड्रेशन की वजह से और वाटर लॉस की वजह से आपका BP फर्दर लो चला जाए। ठीक है, तो ये दवा अगर आप लेते हैं कोई भी, तो आप अपनी डॉक्टरी सलाह से उन दवाइयों को मॉड्यूलेट कर लें डोजेज़ को, या आप घर पे मॉनिटरिंग करें बिफोर टेकिंग दोज मेडिकेशंस। ये कुछ आपने ध्यान रखना। ठीक है, नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो बॉटम लाइन है या हमारा टेक अवे है, आप मानसून एंजॉय करें, जो डिलाइट आता है उसको पूरे भरपूर तरीके से उसका स्वाद लें, खाना भी खाएं जो आपका मनपसंद है, बस पानी के सोर्स का ध्यान रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बहुत पुरानी कहावत है। और आप जितना अपने पानी के सोर्स का ध्यान रखेंगे, जितना खाने का जो पकाने का तरीका है या कितना पुराना है उसका ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका बचाव रहेगा और आप इन बीमारियों से बचेंगे। थैंक यू डॉक्टर पंकज। अब हम वेरी क्विकली विल गो इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ आवर्स व्हिच इज़ मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, आपको ये बताना है मिथ है फैक्ट है। हर बुखार डेंगू होता है? ज़रूरी नहीं। मॉनसून में इम्यूनिटी कम हो जाती है? इम्यूनिटी आपकी सेम रहती है, पर एनवायरनमेंट जो इस टाइम मॉनसून के टाइम पे होता है, जो हवा में नमी होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो पैथोजेंस यानी वायरसेस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बड़ा कंड्यूसिव होता है। स्ट्रीट फूड अगर गर्म हो तो हमेशा सेफ होता है? कंडीशंस अप्लाइड। एनीथिंग विच इज़ कुक्ड नाइसली इज़ सेफ, बट हाइजीनिकली ऑल्सो, हाइजीन का ध्यान रखना है आपने। अगर हाइजीनिकली बनाया हुआ है, बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है, आसपास मक्खियाँ नहीं हैं, पानी जो यूज़ करा हुआ है वो साफ़ है, सील्ड या RO या बॉइल्ड वाटर है, जो इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्डिमेंट्स हैं, वो अच्छे तरीके से धो के साफ़ पानी से प्रिपेयर करे गए हैं, साफ़ हाथों के साथ। पपाया लीफ जूस से डेंगू तुरंत ठीक हो जाता है? Papaya leaf extracts are being used for the treatment, but there is no definite treatment of dengue. ठीक है, but is not the only cure of dengue. एक बात और, अभी हम इस पॉडकास्ट से पहले एक बात कर रहे थे चैम्पियंस फॉर सोसाइटी, एंड आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत टाइम से, जैसे आपने मेंशन किया, NMEP चला रही है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, और उसकी वजह से काफ़ी बेहतरीन हुआ है, काफ़ी मलेरिया के केसेस कम हुए हैं पिछले 30 साल से, शायद 25 साल से। आप ये जो चैम्पियन वाला बता रहे थे सोसाइटी में, जैसे हम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में पढ़ते थे, थोड़ा सा और बताएं, इंटरेस्टिंग था। अगर सोसाइटीज़ में, बाय सोसाइटीज़ कहने का मतलब मेरा रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस नहीं, कम्युनिटी एज टोटल है। अगर हमें किसी बीमारी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है या कंट्रोल करना है बिना कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट में, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी के लिए ही, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया रोल आ रहा है डेंगू मॉनिटर्स का। हम बारी बारी से एक रोल को अडॉप्ट करते हैं, एक स्केड्यूल अपना बना सकते हैं कि आज ये मॉनिटर हैं, कल ये मॉनिटर हैं, कल ये मॉनिटर हैं। और इन्होंने करना क्या है, इसके अंदर हम अपने सीनियर सिटीजन्स को भी और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली दे जस्ट हैव टू गो अराउंड देयर लोकेलिटी, दे जस्ट हैव टू गो अराउंड देयर सोसाइटी एंड हैव टू चेक फॉर एनी ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ब्रीडिंग ग्राउंड्स मस्कीटो के क्या हो सकते हैं? कहीं पर पानी कलेक्टेड पड़ा हो, कहीं पर कुछ लीकेज हो रहा हो पानी से, पानी का टैंक जो है वो साफ़ है कि नहीं है। 1 person कैन ऑलवेज गो एंड इंस्पेक्ट। कहीं पानी किसी के कूलर में इकट्ठा तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे जो नल है उसके नीचे हम कभी कभी कुछ रख देते हैं कि पानी स्प्रेड ना हो, पानी फैले ना,
तो बाल्टी में या उसके अंदर पानी खड़ा है और उसके अंदर मच्छर के लार्वे ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, बेशक वो मलेरिया हो या डेंगू हो, क्योंकि डेंगू एक बहुत ही सफाई परस्त वायरस है और वो साफ़ पानी के अंदर होता है। तो डेंगू मॉनिटर्स का यहाँ पर रोल बहुत अच्छा रहता है। सीनियर सिटीजन्स या जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं कि आप अगर प्लेग्राउंड में आ रहे हैं तो फुल स्लीव की शर्ट पहन के आएँ, मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स लगा के आएँ, एंड घर के अंदर भी मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में फॉगिंग का होना चाहिए रेगुलरली। ये सब जो रोल है अगर कोई ना कोई मॉनिटरिंग के लिए अडॉप्ट कर ले ना, वो भी सोसाइटी का खुद का हिस्सा, नथिंग लाइक दैट। अगर ये अडॉप्शन हो तो मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी डेंगू पे भी कवर कर सकते हैं। फैंटास्टिक। तो अब मैं फटाफट थोड़ा सा इसको कंक्लूड करता हूँ फ्रॉम प्रिवेंशन टिप्स पॉइंट ऑफ व्यू, विच कैन बी वेरी क्विक टेक अवेज फॉर आवर ऑडियंस। पहला, मस्कीटो रेपेलेंट्स और कॉइल्स का यूज़ करें। दूसरा, फुल स्लीव कपड़े पहने। तीसरा, घर के आसपास स्टैग्नेंट पानी को बिल्कुल जमा ना होने दें, होए तो एकदम ड्रेन करें। पानी आरओ या बॉइल्ड जो हो वो ही पिएं। फ्रूट्स और सब्जियां अच्छे से धो के पकाएं और खाएं। ORS का पैक घर में हमेशा रख लें, आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और टाइमली डॉक्टर की विज़िट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉनसून वाले सीज़न में, अगर आपको ज़रा सा भी खतरा लगे कि आप कहीं से बीमारी ग्रस्त हो गए। एब्सोल्युटली। लास्ट हमारा एक टॉपिक, मॉनसून फीवर्स और कोविड के बीच में ताल्लुक़, क्योंकि ये अभी पिछले कुछ सालों में जो कोरोना वायरस से हम जैसे ग्रस्त हुए थे, अब कुछ केसेस हम रिसर्जेंस के देख रहे हैं। तो क्या इससे हमारे को बहुत घबराने की ज़रूरत है, या ये अब एक नॉर्मल फ्लू टाइप का थोड़ा सा और अग्रेसिव रूप ले चुका है? हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, वैक्सीनेशन हमारे हो चुके हैं। इस पे आप अपने OPD में क्या पेशेंट्स देख रहे हैं अभी, और आपका क्या विचार है, मेडिकल विचार इस पे? इफ़ वी टॉक अबाउट कोविड, तो रिगार्डिंग कोविड अभी हमारे पास OPD के अंदर एंड IPD में बुखार के प्राइमरीली केसेस आ रहे हैं। बुखार के अलावा मरीज़ के लक्षण वेरी कर रहे हैं, सर्दी खांसी ज़ुकाम से लेकर दस्त तक, लूज टूल्स तक और एब्डोमिनल सिम्टम्स तक। हालांकि मैं अगर कहूँ तो अभी इतना सिवियर रूप में कोविड नहीं देखा गया है। इट इज़ अ सब वेरिएंट ऑफ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वायरस, एंड क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी, जैसे आपने कहा, हम लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, हर्ड इम्यूनिटी हमारी बेटर है। सो ये भी एक कारण है कि वायरस अपने रूप बदल के म्यूटेशंस करके हमारी कम्युनिटी में आता है, बट हम मिनिमल सिम्टम्स के साथ में इसको टैकल कर पा रहे हैं और सिंपल दवाइयों के साथ में टैकल कर पा रहे हैं। बट अगेन, ऑल सेड ऑल डन, इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को सर्दी खांसी ज़ुकाम है, मैं अपने OPD वाले पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा बाकी फैमिली मेम्बर से अलग हो जाएं, बेशक वो कोविड है या नहीं है, क्योंकि जिन लक्षण से आप गुजर रहे हो आपके परिवारजन भी उस लक्षण से गुजरेंगे, तो आपके लिए साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से टैक्सिंग होगा। सो टेस्टिंग इसके अंदर कर लेना चाहिए अगर आपके सिम्टम्स सिवियर रूप से हो आ रहे हैं, या फिर आप कोमोबिडिटीज़ हैं, आपको कोई डायबिटीज़, कार्डियक इलनेस, तब आपको डेफिनेटली सिम्टम्स अगर हैं और आपको टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। टेस्टिंग रिकमेंड करता हूँ मैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें प्रिकॉशंस। तो आप जैसे अपना पहले कोविड के टाइम पे प्रिकॉशनरीली मास्क पहन लेते थे, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, चाहे आप ऑफिस पे हैं, मेट्रो में हैं, या आप टहल रहे हैं, या जैसे भी आप अगर बंद जगह पे हैं तो थोड़ा सा अपना 6 फीट का डिस्टेंस रखें, मास्क पहन के रखें। साथ में अपना जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा पोषण भरा आहार है, खाना है, फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे आपने मेंशन किया, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है, इस डाइट को, इसकी मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं। Absolutely. तो ज़रूर मदद मिलेगी आपको। बचाव करें। कम्युनिटी गैदरिंग में वी हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको सर्दी खांसी है, आपने टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, आपको कम्युनिटी में जाने से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए।
बिकॉज यू कुड बी दैट स्प्रेडर. एंड अगर आपको उस कम्युनिटी में जाना भी पड़ जाता है, कुछ हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता है. वी आर अ वेरी सोशली एंड कल्चरली कनेक्टेड कंट्री. तो आप प्रिकॉशंस के साथ में भी आप जाएं. वियर मास्क. मैं अपने सब पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई कोमोबिडिटी है और आपको कम्युनिटी गैदरिंग में जाना है, आपको कम्यूट करना है, आपको आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट या आपका वर्क प्रोफाइल आपको ट्रैवलिंग मांगता है या आपको कम्यूटिंग के लिए इन्वॉल्व करता है, बी केयरफुल, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए. स्नीजिंग या कुछ होता आपको इसके सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. ऑफिस में अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा गाइड करें. ठीक है. और हाथ को भी सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, उससे भी जो है फैलता है. थैंक यू डॉक्टर पंकज. दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ हमारे ऑडियंस ने आज जाना कि कैसे मॉनसून फीवर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनसे बचना है, कैसे अगर आपको ज़रा सा भी लक्षण लगे तो कैसे उसके लिए आपको जांच करानी है, कैसे डॉक्टर से बात करनी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को, इफ़ यू आर अ हेल्थ वर्कर, स्टूडेंट, फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कैसे अपने आप को और अपने सोसाइटी को बचा के रखना है ताकि ये एक विकराल रूप ना धारण कर ले जिसमें कि आपको और जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी दबाव पड़े. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? थैंक यू डॉक्टर राजीव. एक ही मैसेज मेरा रहेगा और वो बहुत पुरानी लाइन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एंड आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड लिव हेल्दी. थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज. थैंक यू. दोस्तों, आप देख रहे थे द एक्सपर्ट डोज, जहाँ पे हम आपके हेल्थ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेके आते हैं, उनके आंसर्स लेके आते हैं और आपके बीच जागरूकता बढ़ाते हैं कैसे आप अपनी हेल्थ को और अपने फैमिली मेम्बर्स और नियर वंस की हेल्थ को ज़्यादा स्वस्थ और ठीक रख सकें. इसी के साथ डॉक्टर राजीव, आई एम साइनिंग ऑफ. आप सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, मॉनसून का लुत्फ़ उठाते रहें हेल्दी तरीक़ों के साथ. सी यू अगेन.